औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप सबको एक मरतबा फिर डे 6 में हॉस्पिटल फार्मेसी इंटर्नशिप के वेलकम कर रहा हूँ। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप इस इंटर्नशिप को एंजॉय कर रहे होगे और मुझे उम्मीद है कि जो हमने 4-5 दिनों में पढ़ा है, ठीक है, और हमने जो आपको पढ़ाया है उससे आप अपने आप में डिफरेंस महसूस कर रहे होंगे, ठीक है। तो बेटा जो आज हम जिस पर बात करेंगे वो है आईसीयू, यानी कि आईसीयू में यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट, या इसको एक और नाम देते हैं क्रिटिकल केयर यूनिट का। तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हम अक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं पेशेंट की लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग के लिए, तो इसको आज हम डिटेल में बात करेंगे उस पर। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह इससे मुतल्लिक होगी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो इससे पहले बेटा मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी अटेंडेंस जो है वो डेली बेसिस पर मेंटेन की जा रही है और आपके होमवर्क्स भी जो माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग है हमें मिल रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो वीकली अटेंडेंस शीट होगी वो आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि अटेंडेंस और क्योंकि हमारा जो सर्टिफिकेट का सिलेक्शन क्राइटेरिया था उसी पर डिपेंड कर रहा था कि आपकी जो 100% अटेंडेंस होगी, आपके होमवर्क्स होंगे और टेस्ट के जो नंबर होंगे वो आपके शामिल किए जाएंगे और आप जो हैं सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो बेटा हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट की। तो सबसे पहले इस तस्वीर में एक आईसीयू का स्टाफ नज़र आपको आ रहा होगा। तो एक और बात बताता चलूँ जो अक्सर मैं अपने सेशन में करता हूँ कि हम बेटा जो बात करते हैं अपने सेशन में वो स्टैंडर्ड पर बात कर रहे होते हैं, और जो बात पूरी दुनिया कर रही होती है उसी बात को हम कर रहे होते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो भी स्टैंडर्ड पर ही होगी, और जो आज हम डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो वो यूके के एक हॉस्पिटल का डॉक्यूमेंट होगा। तो बेटा हम पढ़ते हैं द इंटेंसिव केयर यूनिट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अननर्विंग एरिया इन अ हॉस्पिटल एंड इट इज़ क्वाइट नॉर्मल टू बी एनेक्सियस एंड वरीड अबाउट योर विजिट टू द आईसीयू. Most of the patients are extremely sick and need constant close monitoring and support from the staff, equipment and medications to keep normal body function going. देखिए बेटा जो आईसीयू का एरिया होता है वो बहुत परेशानी वाला होता है, यानी खुदा न ख्वास्ता अगर आपका रिलेटिव कोई जो है आईसीयू में एडमिट है, तो जब आप उसको मिलने जाते हैं तो आप जैसे ही आईसीयू में इंटर होते हैं तो आप जो है वो परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग जो हैं वो इतनी टेंशन ले जाते हैं कि वो बेहोश भी हो जाते हैं। तो ये वो एरिया होता है जिसमें एक पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में मौजूद होता है, तो जिसकी हम लम्हा ब लम्हा जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, और उसके लिए हमारे पास जो है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई चेंजिंग नज़र आती है, मिसाल के तौर पर अगर ब्लड प्रेशर जो है अचानक से लो हो रहा है, तो एट अ टाइम वहाँ पर हमारे इस रूम में जो है आईसीयू के वो तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, तो आप फ़ौरन पेशेंट्स को वो प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें हम बेटा जो हम आज डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले स्टाफ और पेशेंट कंफर्ट पर बात करेंगे, नॉइस और अलार्म्स पर बात करेंगे, इक्विपमेंट्स पर बात करेंगे, लाइंस पर बात करेंगे जिन्हें हम ड्रिप्स भी कहते हैं, ब्रीदिंग ट्यूब्स के बारे में बात करेंगे, फीडिंग इन आईसीयू में यानी कि आईसीयू में जो पेशेंट को फीडिंग दी जाती है वो कैसे दी जाती है, यूरिनरी कैथेटर के बारे में बात करेंगे, स्कैन्स के बारे में बात करेंगे, सीटी और एमआरआई के, उसके बाद अल्ट्रासाउंड पर बात करेंगे, इकोकार्डियोग्राम पर बात करेंगे, ठीक है। और लास्ट पे जो है वो हम बात करेंगे पेशेंट की फैसिलिटीज़ पर, यानी कि जो एक हॉस्पिटल या आईसीयू में दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए जो है मौजूद होती है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे स्टाफ की। तो आईसीयू इन द यूके आर रन एंड स्टाफ्ड बाय स्पेशलिस्ट ट्रेंड इन इंटेंसिव केयर। तो बेटा देखें आईसीयू में जो सबसे पहली बात होती है वो आपके पास एक एक्सपीरियंस स्टाफ मौजूद होता है। तो जैसे ही कोई पेशेंट आता है तो ये टीम जो है उस पेशेंट को डील करती है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा पेशेंट कंफर्ट की, तो इसको देख लेते हैं। पेशेंट नीड टू बी sedated to tolerate the help they need with their breathing. This level of sedation is much less than is needed in operation and patients are partially awake. तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास एक पेशेंट आ गया है, ठीक है, उसको फायर लग गया, तो आप देखते हैं कि वो पेशेंट जो है वो अनकंफर्टेबल जो है वो फील कर रहा होता है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है उसको कंफर्ट करें, तो हम क्या करते हैं इसको कंट्रोल सब्सटेंसेस की तरफ लेकर जाते हैं, यानी उसको हम सीडेटिव देंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपको लास्ट लेक्चर की भी बातें क्लियर हो रही होंगी।
तो यहाँ पर एक बात याद रखनी है बेटा कि सिडेटिव की जो डोज़ इस वक्त देनी होती है पेशेंट को कंफर्ट करने के लिए, वो आपकी कम होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू ऑपरेशन। यानी कि यहाँ पर आप ऑपरेशन जो है वो नहीं कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि एक पेशेंट है, उसका जब आपने ऑपरेशन करना है तो जो सिडेटिव की डोज़ आप उस वक्त दे रहे हैं वो 3 mg है, ठीक है। तो अगर हम उसी पेशेंट को जो है कंफर्ट करना है तो उसके लिए जो हम डोज देंगे सिडेटिव की वो उससे कम होगी। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 0.5 दे सकते हैं, 1 mg दे सकते हैं, 2 mg दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसी पेशेंट की कंडीशन होगी उसको देख कर देंगे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं बेटा नॉइस एंड अलार्म्स की। तो नॉइस लेवल्स आर लाइकली टू बी हायर देन ऑन अ जनरल हॉस्पिटल वार्ड लार्जली बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट। तो बेटा जो आईसीयू में इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होते हैं आपने उनसे परेशान नहीं होना होता। अगर आप आईसीयू में काम कर रहे हैं तो आपको पता होता है कि इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ें जो हैं वो किस इंस्ट्रूमेंट से आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि पेशेंट की अचानक से अगर हार्ट बीट जो है वो लो हो गई तो मोनीटर आपके पास मौजूद होता है, वो एक आवाज़ देना स्टार्ट कर देता है। तो जो आईसीयू की टीम होती है उनको पता चल जाता है कि ये हार्ट बीट की आवाज़ है जिसकी वजह से ये मॉनिटर आवाज़ दे रहा है, तो वो उस लिहाज से पेशेंट को रिस्पॉन्स करते हैं। अब बात करते हैं बेटा इक्विपमेंट की। तो इट इज़ कॉमन फॉर पेशेंट टू बी कनेक्टेड टू अ नंबर ऑफ डिफरेंट मशीन्स और डिवाइसेस इन द आईसीयू। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक पेशेंट आया तो आपने पहले उसको क्या करना है, डिफरेंट जो मशीन इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होते हैं उसके साथ कनेक्ट कर देना है ताकि उसकी लम्हा बलम्हा जो है मॉनिटर किया जाए उसको, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को कंफर्ट करना है, ठीक है। तो अगर आप उसको कंफर्ट नहीं देख रहे उसमें कोई चेंजेस तो वो आपको मॉनिटर जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो शो कर देंगे, ठीक है। तो मॉनिटर्स को भी हम डिटेल में देखेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है। तो आप इस तस्वीर में बेटा डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं जिसमें आप मॉनिटर देख रहे हैं, वेंटिलेटिंग मशीन देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लाइंस मशीन्स पड़ी हुई हैं, ठीक है बेटा। तो ये सारी इस पिक में आपको नज़र आ रही हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ब्रीदिंग मशीन्स और वेंटिलेटर्स। मैनी पेशेंट नीड हेल्प विद ब्रीदिंग एंड टू डू दिस डे usually need to be sedated and have a breathing tube put into their windpipe or through the neck. Such tubes are attached to a breathing machines known as ventilator. देखिए बेटा आपके पास एक पेशेंट आता है, उसको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, यानी कि उसकी सांस लेने में मसला आ रहा है। तो आपके पास एक वेंटिलेटर मौजूद होता है जो आपने अक्सर देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, ड्रामों में भी। जैसे पेशेंट आता है आप उसको ऑक्सीजन मास्क भी कहते हैं, ठीक है। तो वो लगा देते हैं, ठीक है। तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको इस मास्क से जो है वो अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, तो आप फिर क्या करते हैं, एक विंड पाइप जो है लगा देते हैं किसके, उसके ट्रेकिया में, निक में एक छोटा सा सुराख करके, जिसको हम ट्रैकियोस्टोमी का नाम देते हैं। इसको भी इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट आ जाता है बेटा किडनी मशीन्स। तो इसको देखते हैं। सम पेशेंट्स किडनीज स्टॉप वर्किंग ड्यू टू देयर इलनेस। द किडनीज वर्क टू फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स। सो इफ़ दे फेल इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द मशीन्स टेक ओवर दिस जॉब। To do this, a special large tube is put into one of the big vein in the leg or neck. तो इसको हम बेटा डायलिसिस का भी नाम देते हैं। तो इस तस्वीर में आप कुछ डायलिसिस मशीन देख रहे हैं। तो एक ट्यूब को पेशेंट की वेन में इंटर किया हुआ है, तो ब्लड जो है वो आ रहा है, ठीक है। मशीन में से गुजर कर वो क्या है दोबारा वापस बॉडी में जा रहा है क्लीन होकर। तो ये डायलिसिस होती हैं, हीमियोडायलिसिस का भी नाम देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हम आईसीयू में इस्तेमाल कर रहे होते हैं मॉनिटर का, ठीक है। तो वो है मॉनिटर। तो पेशेंट इन इंटेंसिव केयर आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटर टू ट्रैक द कंडीशन एंड अलर्ट स्टाफ टू चेंज दिस मॉनिटरिंग रैंडमली रूटीनली इंक्लूड मेजरमेंट ऑफ हार्ट रेट एंड हार्ट इलेक्ट्रिकल ट्रेसिंग, इसको हम नाम देते हैं ईसीजी का, ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, प्रेशर इन द वेन, यूरिनरी आउटपुट, टेम्परेचर, ऑल द फ्लूइड, फूड एंड ड्रग्स। तो बेटा ये होता है हमारे पास एक मॉनिटर होता है, ठीक है। तो आपको पता है बेटा तमाम चीज़ें जो हमारी बॉडी में होती हैं, यानी कि जो भी वर्किंग और फंक्शनिंग हो रही होती है, जो हमारी बॉडी परफॉर्म कर रही होती है, तो वो उस एक नॉर्मल वैल्यूज़ पर परफॉर्म कर रही होती है। अगर मैं हार्ट बीट की बात करता हूँ तो वो हमारी जो है पर मिनट 72 से लेकर 80 होती है, ठीक है। अगर मैं हम बीपी की बात करता हूँ तो बीपी हमारा जो है 120 से
80 होता है, ठीक है। और अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हम पल्स की बात करूं, पल्स रेट की बात करूं तो वो हमारी 80 से अबव होनी चाहिए। अगर मैं रेस्पिरेटरी रेट की बात करूं तो वो 22 से 24 होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक नॉर्मल में होंगी तो हमारा जो पेशेंट है वो नॉर्मल पेशेंट कहलाता है, ठीक है। तो अगर इसमें कोई किसी किस्म की जो चेंजिंग आएगी, किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नज़र आए तो मॉनिटर जो है वो वहाँ पे रेड लाइन जो है वो ब्लिंक करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये देखें, आप एक तस्वीर देख रहे हैं मॉनिटर की, तो इसके टॉप पे जो आप देख रहे होते हैं तो बेटा ये ईसीजी होती है, यानी कि ये हार्ट रेट होता है। उससे नीचे जो आप देख रहे होते हैं तो बेटा ये इसको हम नाम दे देते हैं सैचुरेशन का। उससे नीचे जो नज़र आ रहा है उसको रेस्पिरेटरी रेट का। तो उससे नीचे जो आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, तो इसको हम नाम देते हैं ब्लड प्रेशर का, यानी कि यहाँ से ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया जा रहा होता है, ठीक है बेटा। तो आगे बेटा हम बात करते हैं लाइंस की। तो दीज आर प्लास्टिक कैथेटर और ट्यूब्स समटाइम्स रेफर टू ड्रिप्स और लाइंस एंड आर इंसर्टेड बाय द डॉक्टर्स एंड नर्सेज इनटू द पेशेंट्स ब्लड वेसल्स। These lines help to give fluids and medications to monitoring blood pressure, taking blood sample for regular investigations। तो बेटा इनको हम ड्रिप्स भी कहते हैं। जो डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ हो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और हमें सुन रहा है तो उनका यहाँ पर बहुत अहम रोल होता है, ठीक है। और अगर अदर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, एमएलटी के स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद फार्मासिस्ट मौजूद हैं, हमें सुन रहे हैं, तो उनको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं आईसीयू में जो लाइंस हम इंसर्ट करते हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले सर आ जाती है आर्टेरियल लाइन, जिसको हम पेशेंट की आर्टरीज़ में इंसर्ट करते हैं। और जैसे ही हम इंसर्ट करते हैं तो जो हमने ऊपर मॉनिटर की बात की है तो वो मॉनिटर में जो हमें शो करवाता है सैचुरेशन को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो ब्लड में कंसंट्रेशन है उसकी सैचुरेशन है, तो वो उसको वहाँ पे शो करवा देता है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पर आ जाता है बेटा सेंट्रल लाइन। तो सेंट्रल लाइन की बात करें तो ये हम बिग वेन्स में इंसर्ट करते हैं। तो इसको हम मोस्टली इस्तेमाल कर रहे होते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए या ब्लड सैंपल लेने के लिए, या कोई ऐसा फ्लूइड जो ज़्यादा कंसनट्रेट हो, ठीक है, उसको इंजेक्ट करने के लिए, उसको लगाने के लिए, ठीक है। तो इसको बेटा हम एक और नाम देते हैं इंटरवेनस फ्लूइड थेरापी का नाम भी देते हैं, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं बेटा डायलिसिस की। तो डायलिसिस लाइन जो है ये भी सिमिलर ही होती हैं किसके, सेंट्रल लाइन से, लेकिन इनका कुछ जो डायमीटर है वो ज़्यादा होता है। इसी को हम डायलिसिस का नाम भी देते हैं, ठीक है। तो इसकी बात भी हमने पहले कर ली है, ठीक है। तो बेटा जो नेक्स्ट जो लाइन जो है हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर, यानी कि PICC लाइंस। तो ये भी बहुत इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि पेरिफेरली इंसर्ट कर देते हैं इसको, पेरीफेरी इसको इंसर्ट करते हैं। उसका एक फ़ायदा यह है कि इससे जो है इन्फेक्शन के जो चांसेस है वो कम होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला आता है कि सर इसको हम इंसर्ट कैसे करते हैं। तो हम कहते हैं कि सर सबसे पहले बेटा आपके पास एक जो है एक्सपर्ट नर्सिंग स्टाफ मौजूद होगा, डॉक्टर मौजूद होगा, ठीक है, जो इसको इंसर्ट करता है, ठीक है। इंसर्ट करने से पहले आपने क्या करना है, जिस एरिया से इंसर्ट करना है उसको किसी यानी कि लोकल एनेस्थेसिया ड्रग लगा के उसको नम कर लेना होता है, ठीक है। तो फिर आप उसको बड़ी एहतियात के साथ इंसर्ट करना होता है, ठीक है। तो जो डॉक्टर हजरात और पैरामेडिकल स्टाफ मुझे इस वक्त सुन रहा है तो उनकी ये जिम्मेदारी होती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं ब्रीदिंग ट्यूब्स की। तो सम ऑफ द पेशेंट्स in the ICU will need support with their breathing. This is achieved by passing a plastic breathing tubes into windpipe. तो बेटा कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसको सांस लेने में मसला होता है, तो उनके लिए हम ब्रीदिंग ट्यूब्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये ट्यूब्स कौन कौन सी होती हैं इनको हम देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे आ जाती है एंडोट्रैकियल ट्यूब। This is a plastic tube placed through the patient's mouth or rarely through the nose into the trachea। यानी ये एक प्लास्टिक की ट्यूब होती है जिसको हम पेशेंट के नाक और या फिर अक्सर औकात हम देखते हैं कि माउथ के ज़रिए इंसर्ट करते हैं, ठीक है, ताकि उसको सांस लेने में मसला ना आए। तो मोस्ट पेशेंट विल नीड सेडेशन टू कीप देम कंफर्टेबल वाइल दिस ब्रीथिंग ट्यूब इज़ इन प्ले। तो जब हम ये लगा देते हैं ब्रीथिंग ट्यूब माउथ से या नाक के ज़रिए, ठीक है, तो पेशेंट अनकम्फर्टेबल फील करता है, तो इसके लिए हमें पेशेंट को साथ साथ सेडेटिव भी देने होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा आ जाता है ट्रैकियोस्टोमी। दिस इज़ अ प्लास्टिक ट्यूब प्लेस्ड इनटू द पेशेंट विंड पाइप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द फ्रंट ऑफ द नेक ऑफ पेशेंट। तो बेटा अब एंडोट्रैकियल और ट्रैकियोस्टोमी जो डिफरेंस है वो यही है कि उसको हम माउथ या नाक के ज़रिए इंसर्ट करते हैं विंड पाइप में, यानी कि ट्रैकिया में। और जो ट्रैकियोस्टोमी होती है इसको क्या करते हैं, गर्दन के नीचे एक छोटा सा सुराख या कट लगा देते हैं, उसके थ्रू हम इसको ट्रैकिया के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है।
तो अब नेक्स्ट वाला आता है सर के बेनिफिट क्या है ट्रैकियोस्टोमी के। तो पहला ये है कि बेटा ये मोर कंफर्टेबल है किससे, एंडोट्रैकियल से। और दूसरा ये है कि ये पेशेंट को इसमें जो है सिडेशन जो है वो सिडेटिव मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। न्यू इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो न्यू बातें हैं और जो आप सीख रहे हैं आज, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्लियर हो रही होंगी। तो ये देखिए बेटा, इस तरह जो है हम ट्रैकियोस्टोमी को परफॉर्म करते हैं। ये एक तस्वीर मुझे मिली थी तो मैंने सोचा कि ये भी अपने बच्चों के लिए इस स्लाइड्स में ऐड कर दूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा फीडिंग्स इन इंटेंसिव केयर। तो इसको हम देखते हैं, पेशेंट्स इन द इंटेंसिव केयर यूनिट और एट अ रिस्क ऑफ मेल न्यूट्रिशन बिकॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन इट इज़ एसेंशियल टू मेंटेन एन एडिक्वेट न्यूट्रिएंट एंड कैलोरी intake in order to fight the infection and aid recovery after prolonged illness। मिसाल के तौर पर एक जब बीमार पेशेंट होता है, आईसीयू में आ जाता है, तो बेचारे को कुछ खाने को दें तो वो दिल नहीं करता उसका, वो खाता नहीं है, ठीक है। तो उससे वो वीक होना पहली बात स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा उसमें जो मिनरल्स की क्वांटिटीज़ होती हैं, उसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट की क्वांटिटीज़ होती हैं, कैलोरीज होती हैं, जो वो कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इससे वो जो है वो जल्दी रिकवर नहीं हो पा रहा होता, ठीक है। और जो उसके वाइट ब्लड सेल्स मौजूद हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन्स नहीं मिल रही, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, मिनरल्स नहीं मिल रहे, ठीक है। तो वो जो है इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ जो है वो फाइट नहीं करते, ठीक है। तो उनको ये तमाम चीज़ों को एक्टिव रखने के लिए फिर हम पेशेंट को जो है आईसीयू में फीडिंग्स देने होते हैं, उसको मिनरल्स वगैरह न्यूट्रिएंट देने होते हैं। तो उनके लिए हम बेटा मुख्तलिफ जो है ट्यूब्स इस्तेमाल करते हैं, जिनके ज़रिए हम ये मिनरल्स और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। तो उनमें जो सबसे पहले आ जाता है, हम नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम नाक के ज़रिए इंसर्ट करते हैं स्टोमक में, अगर खुराक को पहुँचाना हो, ठीक है। तो जो है वो जो सीधी जो है खुराक आपके नाक से सीधी जो है हम इंसर्ट करते हैं, वो सीधी स्टोमक में चली जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा आ जाता है नेज़ोज्यूजिनल, यानी कि अगर आप खुराक को जो है ज्यूजिनल में पहुंचाना चाह रहे हैं मिनरल न्यूट्रिएंट को, तो आप वो नाक के थ्रू देते हैं, वो सीधी जो है वो ज्यूजिनल में चली जाती है। उसके बाद बेटा आ जाती है पीईजी, यानी कि फॉर एग्जांपल आप परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को स्किन के थ्रू इंटर करना चाह रहे हैं, यानी कि फ्लूइड या मिनरल या न्यूट्रिएंट जो है स्किन के थ्रू आप स्टोमक तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो आप छोटा सा कट लगाएंगे और वहाँ पे उसको इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो फिर बेटा इंट्रावेनस भी आ जाते हैं, जैसे हम बात करते हैं नॉर्मल सेलाइन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद डेक्सट्रोज की बात कर रहे होते हैं, रिंगर लैक्टेट की बात कर रहे हैं। तो ये भी जब हम डायरिया की कंडीशन हो जाती है, एसवीयर डायरिया हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे होते हैं बाया इंट्रावेनस, ठीक है। आईवी के ज़रिए हम वो भी पेशेंट को, ये भी एक फीड में आ जाता है, ठीक है। बेटा आगे हम बात करते हैं यूरिनरी कैथेटर की। तो इसमें हम बात करेंगे यूरिनरी कैथेटर इज़ अ फ्लेक्सिबल ट्यूब दैट इज़ इंसर्टेड इनटू ब्लैडर टू ड्रेन यूरिन। This is essential to drain the bladder of urine while the patient is unable to use the toilet normally. In addition to this, it is essential to check the amount of the urine produced by the patient to ensure that the kidneys are functioning all right। तो आपने अक्सर देखा होगा पेशेंट को ये लगा होता है और उस ट्यूब के साथ एक, जिसको हम नाम देते हैं कैथेटर का, उसके साथ एक जो है बैग मौजूद होता है। तो आप इस तस्वीर में देखिए तो इस तरह के एक ट्यूब मौजूद होती है और इस तरह की जो है यूरिनरी बैग मौजूद होता है। जब बैग फिल हो जाता है तो आप इसको चेंज कर देते हैं, नर्सिंग और डॉक्टर हज़रात जो है तब्दील कर देते हैं। तो इसके बेनिफिट हैं, एक बेनिफिट ये है कि आपको किडनी की जो आउटपुट है उसका भी अंदाज़ा हो जाता है। दूसरा जो है बेटा इसका डिसएडवांटेज ये है कि इससे जो है इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी परफॉर्म करने के लिए, यानी कि इसको भी इंसर्ट करने के लिए एक जो एक्सपर्ट पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद होता है, फिजिशियन डॉक्टर हज़रात मौजूद होते हैं, ठीक है। गायनोकोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बेटा कुछ स्कैन्स की, जिनमें हम बात करेंगे सीटी और एमआरआई की। तो बेटा जो एमआरआई होता है सीटी स्कैन, इसको हेड या चेस्ट या फिर एब्डोमिनम की स्कैनिंग के लिए जो है स्कैनिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत इस्तेमाल होते हैं आईसीयू में। मिसाल के तौर पर किसी के सर फट गया है और उसकी एमआर की जाती है, ठीक है, ताकि उससे पता चले कि ब्रेन की और कौन कौन सी चीज़ें डैमेज हो गई हैं, फिर उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जाए। तो आगे मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाऊं तो ये इस तरह की मशीन्स मौजूद होती हैं, ठीक है। इसको भी एक एक्सपर्ट नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर स्टाफ जो है वो इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है, जिसको ये पता होता है सारी चीज़ें कैसे इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्ट्रासाउंड की। तो अल्ट्रासाउंड इज़ अ कॉमन यूज डिवाइस इन आईसीयू। इट इज़
used to assist the doctor in the inserting lines and also forms an easy and safe investigations tool। तो ये भी एक बहुत इस्तेमाल होने वाला इंस्ट्रूमेंट्स होता है आईसीयू में। तो इसमें हम लीवर, लंग या कोई और हड्डी वगैरह फ्रैक्चर होगी हमारी, उसका अल्ट्रासाउंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बाज़ जो हैं डॉक्टर हजरात इसको क्या करते हैं, लाइंस को इंसर्ट करने के लिए भी जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बेटा इसका ये काम कैसे करता है, इसके साथ एक प्रोब लगा होता है जिसको हम जिस चीज़ को हमने एग्जामाइन करना होता है, उसको हमने चेक करना होता है। ठीक है, तो उसके साथ हम लगा देते हैं तो ये सिग्नल जनरेट करता है। तो ये सिग्नल जो फिर हैं आपके लैपटॉप या मॉनिटर स्क्रीन पर जाते हैं। ठीक है, तो वो फिर एक पिक जो है उसकी डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, तो ये भी हम मोस्टली इस्तेमाल कर रहे होते हैं आईसीयू में। तो मोस्टली जो अल्ट्रासाउंड मशीन्स होती हैं आईसीयू में वो पोर्टेबल होती हैं, यानी कि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। ठीक है, इकोकार्डियोग्राफी, दिस इज़ अ स्कैन ऑफ द हार्ट टू लुक हाउ इट इज़ फंक्शनिंग, आइडेंटिफाइंग लीकी वेल्व्स, लुक्स फॉर क्लॉट्स इन द हार्ट एंड टू गाइड ट्रीटमेंट प्लान फॉर द पेशेंट। तो इसको बेसिकली बेटा हम हार्ट की जो है वर्किंग को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसके वाल्व में यानी कि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, यानी कि उस हार्ट रेट जो है वो उसके जिसमें किसी किस्म की क्लॉटिंग तो मौजूद नहीं हार्ट के किसी के हिस्से में। ठीक है, तो इस सब को चेक करने के लिए जो हम जो है इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। ठीक है, तो इसके भी काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल वैसा ही जैसा अल्ट्रासाउंड साउंड का होता है। ठीक है, मशीन्स का होता है, इनमें भी एक प्रोब लगा होता है। तो प्रोब को हमने हार्ट के साथ अटैच कर देना होता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सिग्नल जनरेट करेगा, वो मॉनिटर के पास जाएगा, मॉनिटर फिर क्या करेगा, एक पिक जो है वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो लास्ट पर आते हैं हम बेटा फैसिलिटी फॉर द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। द आईसीयू टीम एम टू रेगुलरली अपडेट द पेशेंट ऑफ द कंडीशंस। ठीक है, these updates might be done in a quiet place outside the unit where we can sit down and talk, sometimes referred as quiet room। तो बेटा आपको पता है कि जब पेशेंट मौजूद होता है आईसीयू में तो उसके रिलेटिव्स भी साथ आते हैं। ठीक है, तो उनके बैठने के लिए जो एक जगह मौजूद होती है आईसीयू के बाहर, तो उसको हम नाम देते हैं क्वाइट रूम का। ठीक है, जहाँ पर उसके रिलेटिव मौजूद होते हैं और आईसीयू की जो टीम होती है वो रेगुलर उसको अपडेट कर रही होती है। ठीक है, तो पेशेंट की कंडीशन के बारे में। तो ठीक है, तो एक क्वाइट रूम की ये आगे मुझे एक तस्वीर मिली है, तो ये इस तरह का रूम मौजूद होता है। ठीक है, जहाँ पेशेंट के जो रिलेटिव्स मौजूद होते हैं और जो आईसीयू की टीम होती है वो रेगुलर जो है वो अपडेट करती रहती है इन रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को। ठीक है बेटा, तो बेटा अब हम बात करते हैं होमवर्क की। तो होमवर्क आपका क्या है, तो बेटा हमने जो इंस्ट्रूमेंट्स आज डिस्कस किए हैं इनके अलावा आपने 5 इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिखने हैं और इनके जो यूजेस हैं वो मुझे लिखकर आपने सेंड करने हैं। ठीक है, तो बेटा जो इंटर्नशिप है जो हमारी ख़त्म हो रही है, उम्मीद कर रहा हूँ आपने एंजॉय की होगी और इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो आज आपने अटेंडेंस मार्क करने हैं एक अलग अंदाज से। आपने क्या करना है, आप अपना नाम लिखना और एक अच्छा सा फीडबैक जो है आपको ये इंटर्नशिप कैसी लगी और आप नेक्स्ट क्या किस के बारे में लेक्चर्स लेना चाह रहे हैं इस यूट्यूब पर, तो वो आपने कमेंट करने हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर आज का हम लेक्चर जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया टाइम देने का, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।